हो गया। हाँ बफर सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है। आपको आवाज आ रहा है ना पीछे? पक्का? ठीक है, थोड़ा लाउडली बोलना है। ठीक है, तो मैंने लंच नहीं किया ना अभी, इसलिए सवाल। बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है इसका, बंद कर दो, ऐसे चल रहा है ना। तो लास्ट बफर, बफर से स्टार्ट करना था। उसका इंट्रो दिया था क्या मैंने बफर का? कुछ नहीं दिया। चलो कोई ना, सब हो जाएगा। ठीक दिख रहा है? देखो बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या होता है? एक पर्टिकुलर, सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से, राइट? तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन में आप, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर आप H+ ऐड करें, राइट, या फिर आप उसमें OH- ऐड करते हैं, या फिर उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं, कुछ भी आप करें, राइट? तो ऐसा करने से क्या है, ऑफकोर्स आप H+ ऐड कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन को एसिडिक बना रहे हैं, तो उसका पीएच चेंज होना चाहिए। अगर आप OH- ऐड कर रहे हैं तो आप सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज कर रहे हैं, उसको बेसिक बना रहे हैं, तो भी चेंज होना चाहिए। और वाटर ऐड करने से तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, तो भी पीएच चेंज होना चाहिए। तो लॉजिकली देखा जाए तो इन तीनों में से कुछ भी करने पे पीएच चेंज होना चाहिए। बट बफर सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो ये सब पीएच चेंज को रजिस्ट करता है, वो पीएच चेंज नहीं होने देगा। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप H+, OH- और H2 बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐड करोगे। बहुत ज्यादा ऐड कर दोगे ना तो ऑफकोर्स चेंज हो जाएगा। तो डेफिनेशन ये है कि आपको ये जो सब ऐड करना है ना, ये स्मॉल अमाउंट में ऐड करना है। ठीक है, तो ऐसा करने से ये क्या करेगा, बफर सॉल्यूशन पीएच चेंज को रजिस्ट करता है। ठीक है, ये पीएच चेंज को रजिस्ट करेगा, ये बफर सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। सिर्फ स्मॉल अमाउंट में ऐड करोगे तभी ऐसा होगा, लार्ज अमाउंट में ऐड करने से तो पीएच चेंज हो ही जाएगा किसी भी सॉल्यूशन का, तो ये ध्यान रखना है। और रेंज क्या होगा कि कितना कितना अमाउंट ऐड करना है, वो जब पढ़ेंगे धीरे धीरे डेरिवेशन में तब बताऊंगा। तो बफर सॉल्यूशन में सबसे पहले टाइप्स ऑफ बफर, सबसे पहले आएगा इसमें सिंपल बफर, एंड नेक्स्ट होता है मिक्स्ड बफर। एंड मिक्स्ड बफर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एंड सेकंड होगा बेसिक बफर। ओके, ठीक है। देखो सिंपल बफर क्या है, आप लोगों ने सोल्ट हाइड्रोलाइसिस स्टडी किया है, ठीक है? सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में फोर्थ केस क्या था? वीक एसिड वीक बेस, राइट? तो जो सिंपल बफर होता है दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। मतलब वीक एसिड वीक बेस का कोई भी सॉल्ट ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड, एंड वीक बेस हो गया NH4OH, तो इनसे मिलके जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? अमोनियम एसीटेट। राइट, उसे हम बोलेंगे सिंपल अमोनियम एसीटेट। सो अमोनियम एसीटेट, आपको आपको फॉर्मूला याद है? वीक एसिड वीक बेस के पीएच का फॉर्मूला क्या था? पीएच का फॉर्मूला था 1/2 पीकेडब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीकेपी। ये किसकी आवाज है? तनुश्री। सो पीएच इज इक्वल टू हाफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीकेबी। अच्छा, बाकी जो फॉर्मूले थे ना,
जहाँ पे कोई एक कंपोनेंट जो स्ट्रॉन्ग था, चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग हो चाहे बेस स्ट्रॉन्ग हो, वहां पे पीएच के फॉर्मूले में सी आ रहा था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म आया था, लाइक पीएच इज इक्वल्स टू हाफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीके माइनस log C प्लस log C, सी आ रहा था वहां पे, कॉन्सेंट्रेशन आ रहा था। इस फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं है, मैंने लिखा भी था कि इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। Sir, you are not audible. Sir, Hello, sir. Sir, you are not audible. sir, Hello, sir, you are not audible. Sir, you are not audible. तो पता नहीं है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, कहाँ से सुने देगा। हाँ चलो, इनको बोलने दे आज से। चलो ठीक है, तो वापस से पीएच का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। पीएच सर, इज सिंपल इक्वल, बफर एक बार फिर से बताना ना। ठीक है। ये किसकी आवाज है? अहमद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले। मैं बोल नहीं रहा था बेटा पहले, अब बोलना अभी स्टार्ट किया मैंने, टेंशन मत लो, कुछ स्किप नहीं होगा ना, वापस से बता रहा हूँ। सिंपल बफर, सिंपल बफर क्या था? वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट, राइट। मैंने लिखा अमोनियम एसीटेट। अच्छा ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था ना, H प्लस ऐड करने पे OH माइनस ऐड करने पे। तो ये अगर अमोनियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें आप कम कीजिए, पहले H प्लस ऐड करके देखिए क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप H प्लस ऐड करेंगे तो इस अमोनियम एसीटेट में क्या है, एक तो एसीटेट एनायन है और अमोनियम केटायन है, राइट। तो होगा क्या कि जैसे ही H प्लस ऐड करके मैं सोच रहा हूँ कि मैंने H प्लस ऐड किया तो सॉल्यूशन का पीएच चेंज होना चाहिए, पर जैसे ही मैं H प्लस ऐड करूंगा ना, उस H प्लस को एसीटेट एनायन कंज्यूम कर लेगा। तो एसीटेट एनायन उस H प्लस को कंज्यूम करके एसिटिक एसिड बना लेगा। तो H प्लस ऐड करके मैं कुछ चेंज एक्सपेक्ट कर रहा था, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो कंज्यूम हो गया H प्लस। तो ठीक है, फिर मैंने क्या किया, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, OH माइनस ऐड कर रहा हूँ। अब OH माइनस ऐड किया तो OH माइनस के लिए क्या होगा, एग्जैक्टली NH4 प्लस अमोनियम आयन है वहां पे, है ना, तो वो OH माइनस को कंज्यूम कर लेगा, NH4OH बना लेगा। तो OH माइनस ऐड करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब पीएच चेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया, H2 ऐड किया। H2 ऐड करने से क्या होगा, अगर H2 आप ऐड करोगे, उसका अमाउंट इंक्रीज करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, राइट, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात। बट हमने अभी देखा कि यार जो पीएच का फॉर्मूला है ना, वो तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, इसका मतलब पीएच को फर्क नहीं पड़ेगा, पीएच चेंज नहीं होगा। तो हमने H प्लस ऐड करके देखा, OH माइनस ऐड करके देखा, H2 ऐड करके देखा, किसी भी कंडीशन में ना पीएच चेंज नहीं हो रहा है, पीएच चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सिंपल बफर का जो भी क्वेश्चन होगा एक्चुअली में वो वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का क्वेश्चन है ना। तो वीक एसिड वीक बेस का जो भी फॉर्मूले थे, H का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पीएच का फॉर्मूला और H प्लस, ये 4 फॉर्मूले बताए थे, सब याद होने चाहिए। काफी है, ये समझा? कोई एक एग्जांपल बताओ मुझे सिंपल बफर का। अमोनियम साइनाइड, सही बात है। हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCN से बना है वो, है ना। तो आपको वीक एसिड और वीक बेस के पॉसिबल कॉम्बिनेशन इमेजिन करना है और फिर उनसे मिला के साइनाइड, उनसे मिला के एक एसिड जो है सॉल्ट फॉर्म करना है आपको। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अमोनियम साइनाइड कैसे बनेगा। अमोनियम साइनाइड का फॉर्मेशन होगा NH4OH एंड HCN से, राइट। तो ये वीक बेस हो गया, तो ये वीक एसिड है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में वीक एसिड और वीक बेस की मैंने लिस्ट लिखवा दी थी, राइट, तो याद होनी चाहिए, तब जाके थोड़ा बफर अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट में मिक्स बफर स्टार्ट कर रहा हूँ और मिक्स बफर में सबसे पहले एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं। एसिडिक बफर क्या होता है?
देखो एसिडिक बफर में पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। एक वीक एसिड होगा, ठीक है, लेट अस से कि HCN है, HCN एक वीक एसिड है, हमें पता है, ठीक है, HCN एक वीक एसिड है। HCN का कॉन्जुगेट बेस क्या है? CN माइनस, ठीक है, CN माइनस है, ये तो एनायन है। अच्छा, CN माइनस से CN माइनस को लेके अगर एक सोल्ट बनाना है, सोल्ट फॉर्म करना है, तो हमें कैटायन और चाहिए, हो जाएगा क्योंकि एनायन तो है हमारे पास। तो या तो सोडियम ऐड कर दो, पोटेशियम ऐड कर दो, कैटायन कुछ भी ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ता है? तो ठीक है, मैंने Na+ ऐड कर दिया। तो क्या लिया मैंने? एक तो वीक एसिड लिया और फिर मैंने क्या लिया? सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, राइट। मैंने क्या किया? वीक एसिड लिया पहले, फिर वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाया और फिर उसका सॉल्ट बनाया। तो ये जो मिक्सचर है HCN और NaCN का, ये एसिडिक बफर है, ठीक है। देखो एसिडिक बफर मतलब ये नहीं है कि pH 7 से कम होगा, बिल्कुल नहीं, pH 7 से ज्यादा भी आ जाएगा। एसिडिक बफर का मतलब ये है कि यहाँ पे मेन कंपोनेंट जो है वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस लिया गया, ठीक है। तो देखो, और एक और एग्जांपल देख लो, एसिटिक एसिड हो गया और साथ में लिखा हुआ है सोडियम एसिट्रेट, ठीक है। मैं कुछ, अच्छा ठीक है, इसको हटा ही देते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेंगे। हाँ, ये तो ठीक दिख रहा है ना। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ, पॉसिबल कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि वो एसिडिक बफर है या नहीं। सबसे पहले मैंने लिखा H3PO4 प्लस NaH2PO4, नेक्स्ट है H3PO4 प्लस Na2HPO4, H2CO3 प्लस NaHCO3, H3PO3 प्लस NaH2PO3 and last H3PO3 प्लस Na2HPO3, ठीक है। तो 5 मिक्सचर है आपके सामने, आपको ये बताना है कि कौन सा एसिडिक बफर है, कौन सा नहीं है। तो कंडीशन वही है कि वीक एसिड होना चाहिए और उसी का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, किसी दूसरे वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस नहीं चलेगा, उसी का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। और सोल्ट बनाने के लिए ऑफकोर्स मैंने सब जगह सोडियम यूज किया, पोटेशियम यूज कर सकते हो, अमोनियम आयन यूज कर सकते हो, कुछ भी चलेगा। Sir, can you show previous slide? प्रीवियस स्लाइड, Done, sir. बताओ क्या होगा। फर्स्ट रॉन्ग है पक्का। H3PO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस के लिए क्या करते हैं? एक एसिड से H+ निकालते हैं, सिंपल सी बात है ना। अच्छा ठीक है, H3PO4 एक एसिड है, ये तो पता है हमें, ये वीक एसिड है। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? एक H+ निकालना है, सिर्फ एक ही निकालना है, एक से ज्यादा निकाल दोगे कॉन्जुगेट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो बनेगा H2PO4 माइनस बनेगा, ये माइनस आ गया। इस माइनस को कंपनसेट करने के लिए कैटायन ऐड करना पड़ेगा, तो सोडियम ऐड कर दूं, एक ही सोडियम ऐड करना पड़ेगा, हो गया, माइनस चला गया, तो बन गया, ये बफर है, राइट। तो फर्स्ट जो मिक्सचर है ना वो बफर है, साफ पता चल रहा है कि हमने वीक एसिड लिया है, ठीक है, वीक एसिड लिया है और उसका ये कॉन्जुगेट बेस है H2PO4। तो आपको ये देखना है कि कॉन्जुगेट बेस सही से लिखा है कि नहीं। जैसे H3PO4 था सेकंड, H3PO4 का कॉन्जुगेट यहाँ पे इसने HPO4 लिखा हुआ है, नहीं है। HPO4 तो नहीं होता, डिफरेंस 2 हाइड्रोजन का है, तो ऑफकोर्स ये गलत है, तो ये एसिडिक बफर नहीं है। हम थर्ड की बात करते हैं, H2CO3,
इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे HCO3 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, ये सही है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो ठीक है, ये एसिडिक बफर है। फिर H3PO3 की बात कर रहे हैं। H3PO3 का NHCO3 बेस नहीं हो गया? NaHCO3 एम्फोटेरिक होता है, एसिड और बेस दोनों होता है, बताऊंगा इस बारे में। ठीक, NaH2PO3 हो गया। NaH2PO3 में अच्छा H3PO3 से एक H प्लस निकालने पे NaH2PO3 बन रहा है, ये देखो H2PO3। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये भी है एसिडिक बफर है। ठीक है, अगर ये एसिडिक बफर है तो इसके नीचे वाला नहीं होगा, क्योंकि H3PO3 और यहाँ पे HPO3 लिखा हुआ है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो ये एसिडिक बफर नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझा आप लोगों को? यस अब देखो, जैसे एसिडिक बफर में, अच्छा मतलब जो भी सॉल्ट के केसेस थे वहां पे हमने पीएच का फॉर्मूला डेराइव किया था, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो मैं एक नॉर्मल वीक एसिड ले लेता हूँ, एसिटिक एसिड हो गया, और यहाँ पे इसी का कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट हो गया, ये एक एसिडिक बफर है। अच्छा ठीक है, मान लो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ए है, और जो सॉल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन सी हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि एसिडिक एसिड वीक एसिड है, तो वो क्या करेगा, डिसोसिएट होगा। वीक एसिड है, डिसोसिएट होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो एसिटेट एनायन मिलेगा प्लस H प्लस मिलेगा, और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, Ka। ठीक है, अच्छा अगर मान लो आपको पता है ऑलरेडी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ए दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल इसका कॉन्सेंट्रेशन ए दिया हुआ है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ए में से ए अल्फा डिसोसिएट होगा, ये ए अल्फा बनेगा, ये भी ए अल्फा बनेगा। जितना भी मैंने लिखा ना अभी तक, वो सिर्फ मैंने एसिटिक एसिड के बारे में लिखा, बट आपको पता है कि यार एसिटिक एसिड अकेला नहीं है, उसके साथ सोडियम एसीटेट भी तो लिया हुआ है। सोडियम एसीटेट से क्या मिलेगा, सोडियम और एसीटेट दोनों मिलेगा, ये तो सॉल्ट है, जितना मोल आप सॉल्ट का लोगे उतना ही मोल एसीटेट मिलेगा, उतना ही मोल सॉल्ट मिलेगा, उतना ही मोल केटाइन मिलेगा। तो जो वीक एसिड वाला रिएक्शन लिखा हुआ है, आपने देखा कि वीक एसिड भी एसीटेट रिलीज कर रहा है और सोल्ट भी एसीटेट रिलीज करेगा। सोल्ट कितना एसीटेट रिलीज करेगा, सोल्ट से कितना एसीटेट आएगा, अच्छा NaCl का 1 मोल लिया तो Na प्लस कितना आएगा, 1 मोल। अगर सोडियम एसीटेट का 1 मोल लिया तो एसीटेट कितना आएगा, 1 मोल। अगर C मोल लिया तो C मोल आएगा। तो ए अल्फा के साथ में मैं प्लस सी लिख रहा हूँ, प्लस सी इसलिए लिखा कि जो ए अल्फा है वो तो आया वीक एसिड से, और जो सी है वो आया सोल्ट से, दोनों से मिला के टोटल आपको एसीटेट इतना मिल रहा है, बाकी और कोई भी कॉमन आयन नहीं है। ठीक है, हाँ एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था आपको कि ए अल्फा तो वीक से आया और सी जो है वो स्ट्रॉन्ग से आया, तो स्ट्रॉन्ग से ज्यादा मिलेगा, वीक से कम मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग से ज्यादा मिलेगा, वीक से कम मिलेगा, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसको अप्रोक्सीमेटली आप सी के इक्वल लिख सकते हो, हमेशा ऐसा करना है। और लेफ्ट में जो ए माइनस ए अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा बहुत कम है, उसको नियरली ए के इक्वल लिख सकते हैं हम, अल्फा बहुत कम है, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है वो। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के ए इज इक्वल टू होगा सी इंटू ए अल्फा डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, ये ए कैंसिल आउट हो गया, तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा हो गया, और यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला क्या मिल गया, के ए डिवाइड बाई सी। ठीक, अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी अल्फा, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सी अल्फा है, अल्फा की जगह मैं लिखूंगा के ए बाय, ठीक लिखा, ए अल्फा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेंगे। तो ये अल्फा का फॉर्मूला याद रखना, के बाई सी, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी नेक्स्ट पेज पे।
आई थिंक अभी तो सब लोग विजिट कर चुके हैं 1 by 1 सेंटर का। हाँ यस सर। जो टोटल 60 स्टूडेंट थे उनको स्प्लिट किया 4 ग्रुप्स में ना, और 15-15 में ये थर्ड है, अभी एक बाकी है मतलब। सर मैंने नहीं किया अब तक, मेरा नाम नहीं आया। आप कौन हो ये बताओ पहले। वीरा। वीर, अच्छा वीरन। अब तो नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा फिर। यस सर। अब ऐसा होगा कि शायद मुझे लग रहा है आप लोग अभी केमिस्ट्री अटेंड कर रहे हो ना, तो नेक्स्ट वीक में फिजिक्स का आएगा या बॉटनी जूलॉजी ऐसा होगा, और फिर धीरे धीरे नेक्स्ट तो कैसे चलेगा यार, नेक्स्ट का तो कैसे बताऊं, अभी धीरे धीरे चीजें कंफर्म हो रही है। तो आपका कल लेक्चर नहीं रहेगा? कल भी रहेगा ना, कल कंप्लीट ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन? सर कल भी लिखा होगा लेक्चर है। ग्रुप में, वीक में फर्स्ट लेक्चर है हमारा ये। हाँ, इस वीक का फर्स्ट लेक्चर है ये, तो 2 लेक्चर्स पर वीक तो होते ही है ना। अच्छा, लास्ट पेज पे देखा था आपने H+ का कंसंट्रेशन क्या था, A अल्फा, राइट? और अल्फा का फॉर्मूला क्या था, Ka/C। तो यहीं पे लिख लेता हूँ A × Ka डिवाइड बाय C। ये H+ का कंसंट्रेशन हो गया। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Ka × A/C। तो H+ का जो फॉर्मूला मिला वो था Ka × सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर यू आर नॉट ऑडिबल। Yes, sir, you are not. Sir, you are not audible. सर वो लिख रहा है सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर आप मस्ती कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मस्ती करने का पैसा थोड़ी मिल रहा है। Sir, previous slide दिखाओ ना। गया, सब गया, सब गया। Okay, sir. किसी ने लिखा होगा, डाउट ग्रुप पे बोल दो। हाँ सर मैं भेज दूंगा उसको। हाँ बस ठीक है। तो H+ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, A अल्फा, राइट? और ये था A × Ka/C था। और फिर मैंने बोला था कि pH इज इक्वल्स टू क्या होगा, -log of H+ होगा, राइट? -log of H+ होगा। तो लिखेंगे -log of H+ की जगह क्या लिखेंगे, Ka × A/C। तो log का प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log of Ka प्लस log of A/C। ओके, एंड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -log Ka, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -log A/C हो जाएगा। एक काम करते हैं, pH इज इक्वल्स टू, इसको तो ऐसे रहने देते हैं, -log of Ka, इसको प्लस कर देते हैं, जो log के अंदर A/C था उसको C/A कर दिया मैंने, ठीक है? log का प्रॉपर्टी यूज किया, सिंपल। एंड -log of K क्या होता है, Pk होगा। तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pk प्लस log C/A। ये pH का फॉर्मूला हो गया। आपको ये डेरिवेशन ध्यान नहीं रखना है, एसिडिक बफर में pH का फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है। तो pH इज इक्वल टू Pka प्लस log C/A। अच्छा, C/A ध्यान रखने से अच्छा है कि आप इस तरीके से ध्यान रखिए, pH इज इक्वल टू Pka प्लस log, नीचे A का ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, राइट? तो नीचे ऐसे लिखो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, और ऊपर लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस था उसका कॉन्सेंट्रेशन ना, तो Cb मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस हो गया। ऐसे याद रखो, ज्यादा ठीक रहेगा, गलती नहीं होगा कभी भी कि कोई भी वीक एसिड लिया जा सकता है और उसका कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन आपको, तो ये आपको मिलेगा एसिडिक बफर का डेरिवेशन नहीं, सीधा फॉर्मूला। क्या क्या ध्यान रखना है, एसिडिक बफर क्या, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया स्टार्टिंग में कि कौन सा एसिडिक बफर है, नहीं है, वो पता होना चाहिए। फिर डायरेक्टली पीएच का फॉर्मूला, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बफर वो अपना प्रॉपर्टी तब तक ही रिटेन रखता है तब तक आप बहुत थोड़ा H+ और H- से वाटर ऐड करें, ज्यादा ऐड कर दोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो रेंज क्या है, उस रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये याद रखना है कि कॉन्जुगेट बेस
और जो वीक एसिड है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है ना वो 1/10 से ज्यादा और 10 से कम होना चाहिए, इसी रेंज में होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन रेशियो चेंज हो गया तो फिर पीएच पक्का चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो भी डेटा हमको दिया गया है एग्जाम में या मॉड्यूल में जो भी डेटा है वो इस रेंज को फॉलो करता है ऑलरेडी, तो हमें सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। सर इरेज मत करना। हाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों इरेज करूंगा। वन बाई 10 रखो इस फॉर्मूले में, मिनिमम वैल्यू पुट करके देखो पीएच का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। पीके माइनस सीबी बाई पीके। सीबी बाई वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 1/10 रखना है मिनिमम, तो 1/10 सीबी बाई वीक एसिड का जो वैल्यू है वो 1/10 फॉर्मूले में रखो, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना उसमें रखो, और बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या बनेगा। डन सर। क्या हो गया, फॉर्मूला क्या आएगा, पीके माइनस 1, राइट। तो पीएच का वैल्यू क्या आया, पीके माइनस 1, मिनिमम रखा तो मैक्सिमम वैल्यू 10 था, 10 रखने पे क्या आएगा +1 आएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर वो मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू था तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रखने पे भी आपको पीएच का रेंज पता चल गया कि पीएच इसी रेंज में होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, मतलब इससे बाहर नहीं हो सकता। आपको पता चल गया पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर, पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर क्या होगा, होगा pKa -1 टू pKa +1, ठीक है। pKa -1 टू pKa +1 हो गया, ये याद रखना है आपको। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्जांपल मैंने लिया था वो लिया था वीक एसिड का और उसी के कॉन्जुगेट बेस के सॉल्ट का, राइट। अच्छा मुझे बताओ, ये दो कंपोनेंट्स आपके पास है और आपको बफर बनाना है, आपको पता है कि ये दोनों बफर बना ही लेंगे, कितने पॉसिबल बफर बना सकते हो आप इन दोनों को लेके, कितने बफर बना के दोगे। हाँ एसिटिक एसिड और उसका सॉल्ट है, कितने बफर बना सकते हो टोटल। एक का कॉन्सेंट्रेशन ए हो गया, दूसरे का सी हो गया, ए और सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट बफर बना सकते हैं, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, एक का 1 लिया दूसरे का 0.9 नहीं लिया, 0.99 नहीं लिया 0.999 चेंज कर दो, इनफाइनाइट बफर बन जाएंगे, ये तो कंफर्म है। तो इनफाइनाइट बफर में से देखो बफर का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो पीएच चेंज नहीं होने देता। तो जितने भी बफर बनेंगे उसमें से कोई एक पर्टिकुलर बफर ऐसा होगा जो पीएच चेंज बिल्कुल नहीं होने देगा, और कोई बफर ऐसा भी होगा जो पीएच चेंज हो सकता है शायद थोड़ा इजीली होने दे, है ना। तो बफर का प्रॉपर्टी की पीएच चेंज नहीं होने दे रहा है, तो जितने भी इनफाइनाइट बफर बने उनमें से एक बफर ऐसा जरूर होना होगा जो बिल्कुल भी पीएच चेंज नहीं होने देगा, उसको स्ट्रॉन्ग बफर बोलेंगे, सिंपल सी बात है। और वो तब होता है जब वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए। अगर ये हो गया वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया तो पीएच इज इक्वल्स टू पीके आएगा सिर्फ, बाकी तो फिर log 1 बन जाएगा ना, तो log 1 तो 0 होता है, इसको हम बोलेंगे ये होता है मैक्सिमम एक्शन ऑफ सिंपल बफर।
सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट बफर कौन सा है? तो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट बफर होगा। ठीक है, ये समझा आप लोगों को? एसिडिक बफर था, बेसिक बफर। नेक्स्ट बेसिक बफर क्या होगा? बेसिक बफर है वीक बेस लेंगे, फॉर एग्जांपल NH4OH लिया, वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। हाँ अच्छा, वीक बेस है, इससे अगर OH माइनस रिलीज करेंगे तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH4 प्लस, राइट। और अब मुझे सोल्ट बनाना है उसका, तो कैटायन मेरे पास है, मुझे एनाइन चाहिए, तो NaCl ले लूं मैं, क्लोरीन, क्योंकि NaCl एक कॉमन सोल्ट है, उसमें कैटायन सोडियम होता है, एनाइन क्लोरीन होता है। तो जब भी मुझे कैटायन की जरूरत पड़ेगी सोडियम, और एनाइन की जरूरत पड़ेगी क्लोरीन ले लूंगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने Cl माइनस लिख दिया। मतलब मैंने क्या किया, वीक बेस लिया एंड देन मैंने लिखा सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस, राइट। वीक बेस लिया और सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन A मान लिया, इसको C मान लिया। तो आपको करना वही है कि यार NH4OH जो है वो वीक बेस है, तो उसका Kb डिफाइन होगा, ये डिसोसिएट होगा तो NH4 प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने इसका A दिया हुआ है, तो A में से A अल्फा अगर चले जाएगा, ये A अल्फा बनेगा, ये A अल्फा बनेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं A अल्फा प्लस C, तो समझ में आ जाएगा। हाँ, मैंने प्लस C क्यों लिखा? कि अमोनियम आयन, अमोनियम क्लोराइड भी, क्लोराइड से भी तो मिल रहा है, तो टोटल अमोनियम आयन A अल्फा प्लस C होगा, विच इज नियरली इक्वल टू C, एंड A माइनस A अल्फा इज नियरली इक्वल टू A। जैसा प्रीवियस एग्जांपल था बिल्कुल वैसा ही है। तो Kb इज इक्वल्स टू कितना हो गया? Kb इज इक्वल्स टू C इंटू A अल्फा डिवाइडेड बाय A हो गया। यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला क्या आ गया? Kb डिवाइडेड बाय C। एक प्रॉपर कैमरा होना चाहिए, आप लोग भी देखना चाहिए, है ना? सब ज्यादा ठीक रहता है। सर एक बार क्लास तो दिखाओ। क्लास को दिखाओ बोल रहा हो? क्लास को देखना है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और क्या ही मिल जाएगा देख के बेटा? दिख रहे हैं सब लोग? यार एक बार उनको थम्स अप कर दो समझ नहीं आएगा नहीं तो दिख गया ना सब लोग? यस सर। यस सर। हाँ सर बिल्कुल। वो कब से बोल रहा है, तुम्हें पता नहीं, मैंने हेडफोन कनेक्ट किया तब से बोल रहा है सर फेस रिवील करो, मेरे को बोल रहा है। ठीक है सर, डोंट इरेज। अभी क्या हुआ था? सीटी हुआ था ना, कैसा था परफॉर्मेंस उसमें? सही था पक्का? क्या था सीटी में? केमिस्ट्री का स्कोर बताओ कितना था? चेक नहीं किया? हाँ तो आप बताओ, तब तो मैं बाकी लोगों से पूछता हूँ। हाँ हाँ मैं इधर म्यूट कर देता हूँ, मैं म्यूट कर देता हूँ अपने आप को। सर ये गलत है सर, सर ये गलत है। सर हम लोग बताएंगे तो सुनाई देगा ना। अभी सर नहीं, हम बताएंगे तो फिर सुनाई देगा ना उनको। वो तो है, अब क्या करें? तो सर ये गलत है सर ना। हम भी तो क्लासमेट्स ही है ना, ऐसे तो वही सर। फ्रेंड में स्कोर बोलेंगे तो ये पता चलेगा। मैं देख सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास है, बट ठीक है चलो करेंगे इस बारे में बात बाद में। सर हमें नाम थोड़ी मालूम है उनके। कोई ना। माइनर था? नहीं सर, सीटी था। माइनर अब होगा, सीटी था सर। और एसीटी कैसा था? एसीटी कैसा था?
वो टफ था क्या स्कोर था आपका केमिस्ट्री में? मेरा उल्टा बेटा है। केमिस्ट्री का यहाँ पे सर पूरा 531 531 था आपका। मेरा ठीक है मुझे टोटल बता दो, टोटल सुनना है। 545 445 445 ओके 691 691 था ओके। एसीटी में सीटी तो दिया होगा, लास्ट सीटी था, चेक नहीं किया? ठीक है ऐसे सीटी का बताओ। आप बस नाम बता दो। ठीक है चलो 555 ठीक है 567 567 अब बता दे फिर भी मैं भूल कर देता हूँ। बताना कितना था टोटल? 380 अच्छा ठीक है चलो कोई ना जो भी है बताने में क्या उसमें जो आए यार उसमें क्या इवेंचुअली बेटर होगा। चलो ठीक है देखो ये समझा। डेरिवेशन आगे खुद कर लोगे तुम लोग। पहले क्या किया था पिछले डेरिवेशन में नोटबुक में देखो H प्लस का सर वो मिल कॉन्सेंट्रेशन। गए तो हमें भूल गए सर आप। ये लोग पार्टी देके जाएंगे मेरे को, अभी जाएंगे तो आज, जब तुम दोगे तब तुमसे बात करूंगा अच्छे से, ठीक है? ओके सर। ओके सर। वो सीरियस हो गया। अच्छा OH में पहले पढ़ लेते थोड़ा बहुत ना, करेंगे बात। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? A अल्फा राइट, और अल्फा क्या था? Kb/C। तो POH मिलेगा यहाँ पे। POH कितना होगा? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। सो वैल्यूज तो मुझे पता ही है, OH माइनस का मुझे पता है कि इसको हम Kb इंटू A/C लिख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल डायरेक्टली लिख रहा हूँ यार, पहले मैंने स्टेप्स लिख दिए थे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। POH इज इक्वल्स टू होगा PKb प्लस log C/A। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको मैं थोड़ा अलग फॉर्म में लिखता हूँ। POH इज इक्वल्स टू PKb प्लस log, नीचे आएगा वीक बेस है ना, बेसिक बफर है, और वीक बेस का ऊपर क्या आएगा? कॉन्जुगेट एसिड। एक बात ध्यान रखना, बेसिक बफर का क्वेश्चन देखिए आपसे पीएच पूछा जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, बट ये पीओएच का है ना, ध्यान रखना ये पीओएच का फॉर्मूला है। आपसे पीएच पूछेगा तो 14 में से माइनस करना। कंडीशन की 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट 25 लेंगे, बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेंगे। अच्छा यहाँ पे भी कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाय वीक बेस जो है उसका जो रेंज होगा वो 1/10 से लेके 10 के बीच में होगा, ठीक है? अगर ऐसा है तो POH रेंज मिलेगा यहाँ पे। POH रेंज क्या होगा? POH रेंज ऑफ बेसिक बफर, पहले भी आप लोगों ने सॉल्व किया था, वो क्या था? PKb -1 टू PKb +1 आएगा राइट। अच्छा एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, मुझे बताना कि मैंने यहाँ पे लिखा कि POH रेंज जो है वो 7 to 11 है, 7 to 10 मान लो। अगर POH रेंज दिया हुआ है तो pH रेंज कितना होगा? डिक्रीजिंग वे में नहीं होता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। 4 to 7 चेंज कर दो उसको। हाँ कि अगर POH 7 था तो pH भी 7 होगा, और अगर POH 10 था तो pH 4 होगा, तो 7 4 या 4 to 7 बोलो राइट। तो pH रेंज कितना हो जाएगा? 4 to 7। तो आपको POH रेंज पता है ना, अच्छी बात है, pH रेंज भी मिल जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट था मैक्सिमम एक्शन ऑफ बेसिक बफर, वो क्या होगा? POH इज इक्वल्स टू क्या आएगा? PKb, सिर्फ इतना राइट। अच्छा अरे इसको मैं बेसिक बफर लिख देता हूँ।
POH is equals to PKB. अभी ठीक हो गया? अभी गया पूरा, नीचे डेली हुआ था, दिक्कत हो जाएगी। चलो ऐसे ठीक। ठीक है, पता चल गया आपको कि एसिडिक बफर कैसे आइडेंटिफाई करना है, बेसिक बफर एंड सिंपल बफर। ठीक है, पर क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं आएंगे कि मिक्सचर लिखा हुआ है और आपको पता चल जाए कि यार ये एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बफर बन रहा होगा, आपको देखना है कि हाँ यार यहाँ पे एसिडिक बन रहा है, बेसिक बन रहा है, बफर नहीं बन रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया। अब एसिड बेस के रिएक्शन में हम जनरली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बफर बनने वाला है, हम तो सोचेंगे सिंपल एसिड और बेस रिएक्शन हो रहा है। तो वीक एसिड का रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करवाया। ठीक है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। मुझे बताओ कि इसके भी 2 मोल्स, इसके भी 2 मोल्स लिए तो क्या बनेगा? ये तो कंफर्म है कि सॉल्ट बनेगा, सोडियम एसिटेट और H2O बनेगा, राइट। तो अगर दोनों के मोल्स सेम लिए, 2 मोल्स लिए, है ना, तो हमें पता है कि कंज्यूम हो जाएंगे पूरे। हाँ, एसिड का भी मोल्स पूरा कंज्यूम हो गया, बेस का भी पूरा मोल कंज्यूम हो गया, 2 मोल सॉल्ट का बन गया और 2 मोल H2O का बन गया। तो आपने लिया था एसिड और बेस और आपको अल्टीमेटली मिला क्या? सॉल्ट एंड वाटर। वाटर तो चलो मीडियम में भूल जाओ, सॉल्ट मिला। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट किसका है? सॉल्ट है सर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, राइट। हमें फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट मिला। तो फाइनल सॉल्यूशन में सॉल्ट मिला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वीक एसिड और एसिडिक एसिड और NaOH के 2 मोल्स लिए, दोनों के मैंने सॉल्यूशन बना के आपको दे दिया। अब आपको पता है कि दोनों रिएक्ट तो करेंगे, रिएक्शन करके फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा सॉल्ट। सिंपल। मैंने पूछा फाइनल सॉल्यूशन का पीएच बताओ, मतलब मैं आपसे सॉल्ट का पीएच पूछ रहा हूँ। और कैसे सॉल्ट का? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का। तो उसका पीएच का फॉर्मूला हमें पता है, उसका फॉर्मूला होगा, पीएच का फॉर्मूला होगा 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C, राइट। अगर दोनों के मोल्स सेम लिए तो सॉल्ट बनेगा और उसका पीएच का फॉर्मूला मुझे याद है, मुझे पता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मान लो ये फर्स्ट केस था, सेकंड ये मान के चलो कि मैंने क्या किया, इसके तो मैंने ले लिए 3 मोल्स, ठीक है, और इसके लिए मैंने 2 मोल्स, मैंने 3 मोल्स लिए एसिटिक एसिड के और 2 मोल्स NaOH के ले लिए। तो ऐसा करने से क्या होगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? NaOH लिमिटिंग, कंज्यूम हो जाएगा पूरा। अगर ये पूरा कंज्यूम हो गया तो 2 मोल्स ये बनेगा, 2 मोल्स ये बनेगा। एसिटिक एसिड कितना बचेगा? 1, पक्का ना? ये पक्का 1 मोल बच गया। तो वाटर को तो भूल जाओ, वो तो मीडियम है। फाइनल सॉल्यूशन में क्या है? ये रखा हुआ है, ये दोनों क्या है? बफर है। ये तो है वीक एसिड और ये है उसी वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे? बफर। मतलब अगर मान लो मैंने एसिटिक एसिड और NaOH का मिक्सचर आपको दिया, एसिटिक एसिड के 3 मोल्स और NaOH के 2 मोल्स आपको दिए ना, तो आप ये मान के चलो कि वो बफर दिया मैंने आपको इनडायरेक्टली, क्योंकि वो रिएक्शन करके बफर बना चुका है। और वो बफर कौन सा होगा? एसिडिक बफर होगा। और एसिडिक बफर का पीएच हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएच क्या होगा? pKa प्लस लॉग, नीचे वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आता है। वीक एसिड का कितना मोल है? 1 मोल, राइट। 1 लिखा, ऊपर क्या आएगा? 2 आएगा। हाँ, कॉन्जुगेट वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन 2 है। अच्छा एक बात और, मोल्स का रेशियो और कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो सेम होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि वीक एसिड अलग सॉल्यूशन में है और उसका कॉन्जुगेट अलग सॉल्यूशन में है। किसी भी, जैसे मैंने क्या किया कि एक सॉल्यूशन था, उसके अंदर सॉल्ट मिलाया, तो मैं पूछूंगा कि सॉल्ट का वॉल्यूम क्या है, आप सिंपल बोलोगे पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, राइट। तो अगर आपने एक बफर सॉल्यूशन बनाया तो एसिटिक एसिड का वॉल्यूम क्या होगा? जो कंटेनर का है। सॉल्ट का वॉल्यूम क्या होगा? जो कंटेनर का है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब मोल्स का रेशियो और कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो सेम आएगा।
तो यहाँ पे डायरेक्टली मोल्स का रेशियो लिख दिया मैंने। ये समझा आप लोगों को? इस तरीके से मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। एसिडिक बफर बन रहा होगा, आपको देखना है कि कब बन रहा है। ओके, ठीक है। सर आपने स्क्रीन पे कुछ लिखा है क्या 2/1 के बाद में? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखा। ठीक है। यस सर। सो ये था बफर के बारे में। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, सिंपल बफर तीनों स्टडी किया। पीएच रेंज स्टडी किया जहाँ पे करना था, मैक्सिमम एक्शन देखा, और ये भी देखा कि बफर कब बन रहा होगा। ठीक है, बेसिक बफर एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बेसिक बफर का भी ले लेते हैं। तो लिख दो, बेसिक बफर का एग्जांपल लिख दो। HCl plus NH4OH gives NH4Cl plus H2O, राइट। मैंने HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस लिया, दोनों मिलाए मैंने, और दोनों के मान लो 2 मोल्स मिलाए। फिर से वही एग्जांपल, तो क्या होगा, कंज्यूम हो जाएंगे पूरे। ये कंज्यूम होकर इसका 2 मोल्स बनेगा, इसका भी 2 मोल्स बनेगा। तो अल्टीमेटली मिला तो सॉल्ट मुझे फाइनल सॉल्यूशन में सॉल्ट मिला ना। ये सॉल्ट कैसा है? ये है सर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। तो इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 pKw माइनस pKv माइनस लॉग्स, राइट। ये होगा। और अगर आप, जैसे मैंने पिछले पेज में सेकंड केस बनाया था ना, यहाँ पे भी मान लो कि मैंने HCl के 2 मोल्स लिए और NH4OH के 4 मोल्स ले लिए। तो लिमिटिंग रीजन कौन होगा? HCl होगा। पूरा कंज्यूम हो गया, इसके 2 मोल्स बन जाएंगे, इसके 2 बन जाएंगे, इसके 2 मोल्स बच जाएंगे। ये दोनों मिलके अब क्या बना रहे? ये दोनों मिलके क्या बना रहे? बेसिक बफर। NH4OH और NH4Cl दोनों मिलके बनाएंगे बेसिक बफर। और बेसिक बफर का हमें फॉर्मूला POH का फॉर्मूला पता होता है, वो होगा pKb प्लस लॉग, नीचे आएगा वीक बेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन 2 है, ऊपर आएगा सॉल्ट, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी 2 है। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, हो गया। ये बफर के बारे में था। अच्छा, डन सर। हो गया। मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, और कुछ होमवर्क तो दिया होगा ना मैंने, लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क तो दिया होगा। सोल्ट हाइड्रोलिसिस तक क्वेश्चन दिए थे, मुझे मालूम है। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस तक मैंने होमवर्क दिया था।
आज भी लेक्चर है, आज होमवर्क मिलेगा और कल है तो फिर संडे आ गया, टाइम मिल जाएगा अच्छे से, है ना। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर पे मतलब नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को लेक्चर होगा हमारा, जैसे पहले होता है। तो ट्यूसडे को फिर हम डिस्कस करेंगे पूरा मॉड्यूल आयनिक वाला, ध्यान रखना, ठीक है। तो टाइम मिल जाएगा तब तक, और आयनिक का डिस्कशन अगर ट्यूसडे को हो गया तो वेडनेसडे या थर्सडे को सबमिशन होगा फिर, ठीक है, मॉड्यूल सबमिशन का। सर ट्यूसडे कॉलेज रहता है तो वेडनेसडे हो जाएगा, और क्या। कॉलेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कॉलेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बट टाइमिंग क्या है? 3 बजे तक। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग क्या रहता है? ना ट्यूसडे को हो सकता है, ट्यूसडे शायद हो सकता है। टाइमिंग क्या रहता है? मतलब मंडे और 11 to 5। ट्यूसडे खाली 11 to 3 ट्यूसडे सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए इतना टाइम? प्रैक्टिकल 2 होते हैं, 2-2 घंटे। अच्छा, क्या चल केमिस्ट्री में कौन सा प्रैक्टिकल होता है? केमिस्ट्री में हो रहा है अभी वो पिपेट और ब्यूरेट का होगा। टाइट्रेशन जानते होगा तुम लोग? टाइट्रेशन ब्यूरेट अभी बोला, ब्यूरेट देखा है? ठीक है, ब्यूरेट पिपेट ये सब देखा होगा, ठीक है। सबसे अच्छा ठीक है, फिर तो आप समझ में आए, उसी पे जाने वाले हैं हम एक्चुअली में। टाइट्रेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में है, ठीक है, तो जरूरत पड़ेगी। चलो कोई ना, ये समझा। अब देखो इंडिकेटर सुना हुआ है? कब सुना? अभी केमिस्ट्री लैब में सुना होगा। इंडिकेटर नहीं सुना पहले कभी? क्या है मतलब, क्या सुना उसके बारे में, इतना बताओ। क्या करता है इंडिकेटर, करता क्या है? सर अभी आप टाइट्रेशन पढ़ा रहे हो? हाँ, टाइट्रेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तब जाके इंडिकेटर पढ़ेंगे, और इंडिकेटर पढ़ने के बाद फिर से टाइट्रेशन पे आएंगे, ऐसा है। तो टाइट्रेशन का सेटअप मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा आप लोगों को। अरे ये यही चैप्टर है, सेम चैप्टर, थोड़ी चेंज हो गया, चैप्टर सेम है। आयनिक इक्विलिब्रियम में ही हम टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं। देखो टाइट्रेशन में क्या होगा, ब्यूरेट आप लोगों ने बोला ना, ऐसा कुछ होता है, एक ट्यूब जैसा होगा, उसमें मार्किंग तो रहता ही है ना ऐसे। सर ये सब उनको पढ़ाया है, हमें नहीं पढ़ाया। ये अलग है क्या? अच्छा एक मिनट रुक जाओ। एक वीडियो देखोगे तुम लोग? हाँ हाँ सर। टाइट्रेशन का वीडियो देखोगे? हाँ पक्का? हाँ सर। हाँ सर। देखो हाँ बोल रहे। हाँ नहीं, लाइट ऑफ नहीं, मूवी नहीं चल रहा है। हाइड्रेशन सेटअप देखना है पूरा बस, और क्या, मैं कुछ ज्यादा थोड़ी। ध्यान से सुना। आप लोग कैसे सुनाई देगा? आवाज आएगा? सुनना एक बार A titration is a technique used to work out the concentration of सुनाई an दे रहा ना? मोबाइल है सबके पास? नहीं है, बट वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा। क्या करें? एक काम करो सर, कैप्शन ऑन कर दो। आप लोग ना, मोबाइल तो सबके पास है ना, मीटिंग आईडी तो आया होगा, थोड़ा ज्वाइन कर लो बस, ठीक है, 5 मिनट के लिए वापस से क्लिक कर देना। हेडफोन है? नहीं है हेडफोन किसी के पास? अच्छा वॉल्यूम अच्छा खासा, आईपैड का वॉल्यूम अच्छा नहीं है इसका, हो सर आप जाएगा। ये ग्रुप पर सेंड कर दो। ग्रुप पे देने अभी समझाऊंगा तो आगे समझ आएगा ना। सर कैप्शन ऑन कर दो। अरे कैप्शन से क्या होगा, पढ़ेंगे लोग, सुनने में डिफरेंस होता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई एक स्टार्ट कर दो, मैं बोलूंगा तब।
सर या तो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन का भी ये ऑन करा दो साउंड। वो देखो रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। कौन सा है मैं बताता हूँ, यूट्यूब पे क्या सर्च करना है ना, हाउ टू डू टाइट्रेशन। ठीक है, हाउ टू डू टाइट्रेशन से कल ऑडियो कनेक्ट किया था, हाँ सर, वो जो बॉटनी का लेक्चर था ना, ऑनलाइन ही हमने साहिल attend सर को किया बुला था। के पूछना पहले। सर उन्होंने साहिल वॉल्यूम सर को बंद बुला साहिल के करके सर रखी को है। बोलो। हाँ बुला रहा फिर थोड़ा ऑडियो कनेक्ट हो जाए फिर तो टेंशन ही नहीं है। इंडिकेटर का 10th में सुना आप लोगों ने? 10th में तो आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे पक्का। तो केमिस्ट्री लैब में सबसे पहले यही सब होता है, हाइड्रेशन ही होता है और क्या होता है। क्या क्या किया आपने 10th में केमिस्ट्री लैब? स्कूल नहीं गए। स्कूल में गए पक्का, एक्सपेरिमेंट के लिए तो बुलाते ही हैं यार। 9th में था तो केमिस्ट्री लैब तो देखा होगा, क्या देखा वहाँ पे? बॉटल्स, कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क देखा। ठीक है, अरे क्या अच्छा, चलो अच्छा है। एक्सपेरिमेंट होते हुए नहीं देखा आपने, सिर्फ सेटअप देखा, पूरा देखा है। एक्सपेरिमेंट भी क्या होगा, सॉल्यूशन अच्छा ठीक है। वो सब ऑडियो कनेक्ट करना है, ऑडियो कनेक्ट करना है। नहीं ऑफ कोर्स बच्चों के पास तो जा रहा है इनको, इनके लिए मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ कुछ समझाने के लिए। तो सर लेकिन एको होगा। 3 मिनट की बात है सिर्फ, हार्डली आई थिंक 3 मिनट्स का वीडियो होगा। ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। एक्सपेरिमेंट सेटअप है ना पूरा, तो जरूरी है देखना। प्रॉब्लम पता है क्या है? सर आप म्यूट कर सर दो। वॉइस एको हो रही है बहुत। अब इसका बंद कैसे होगा? सर आप अपना माइक आप अपना माइक म्यूट कर दो। ठीक है, यहाँ से बंद कर दूं? हाँ सर। आपका माइक जो इसमें कनेक्टेड है। A titration is a technique used to work out the concentration of an unknown solution when you know the concentration of another solution. You carefully add the known solution to a set volume of the unknown solution until the reaction is complete. This enables you to work out the concentration of the unknown solution. You may need to use the indicator to signal the end of the reaction. You can calculate the concentration of an acid or an alkali by carrying out a titration experiment. In this video, we're going to look at how to carry out titrations. In the next video, we will then look at the calculations to go with the experiment. The apparatus needed for titrations looks like this. The pipette is needed to accurately measure a certain volume of the unknown solution into the flask. The burette is then used to accurately measure and add the known reactant to the unknown until the reaction is complete. The burette can measure up to 0.05 cubic centimeters accuracy. To carry out a titration, you follow these steps. 1. Using the pipette, add a set volume of the unknown solution to a clean conical flask. 2. You may also need to add a few drops of indicator. 3. Fill the burette with a known solution. 4. Record the starting volume on the burette.
5. Slowly add the solution from the burette to the unknown solution in the conical flask. You may need to swirl the flask to mix or use a stir plate. 7. Stop adding when the reaction is complete. The endpoint is reached. This is where an indicator may help because there would be an appropriate color change. 8. Record the final volume. 9. Subtract the final volume from the initial reading. This gives you the volume of the solution added. This volume is called the titer. 10. For an accurate experiment, you should repeat this experiment a few times until you get consistent values for the titer. Depending what indicator you use will depend if the color change is gradual or a sudden change. If you are carrying out an acid-alkali titration, you may use a universal indicator which would give you gradual color change, whereas litmus would give you a sudden color change. Sometimes the acid may be the known solution and the alkali unknown, and other times the alkali the known and the acid unknown. So we have carried out the titration a few times and have a consistent titer value. What do we do next? Titration calculations. Now that you know how to carry out titrations, watch the second part of this video to see how to do a titration calculation to work out the actual concentration of the unknown solution. All you really need to remember is that titrations are used to work out the concentration of an unknown solution when you know the concentration of another solution. सर टाइट्रेशन होता क्या है लेकिन? देखो टाइट्रेशन थैंक यू। देखो क्या बोल रहा था मैं कि अभी पूछा किसी ने कि सर टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन में क्या होगा, देखो आपको पहली बात तो टाइट्रेशन बहुत तरीके की होती है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। और टाइट्रेशन एक केमिकल रिएक्शन ही होती है, मतलब टाइट्रेशन की हेल्प से आप क्या करते हैं, किसी अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, टू फाइंड concentration of unknown solution with the help of known solution। अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है और आपको नॉन सॉल्यूशन जो है, मतलब एक सॉल्यूशन जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। तो देखो सेटअप कैसा था, आपने देखा होगा कि इस तरीके से ब्यूरेट बना हुआ था, है ना, और यहाँ पे ऐसा कोई कॉनिकल फ्लास्क था, ऐसा कुछ, ठीक है, और ब्यूरेट में ऐसे रीडिंग लिखा हुआ है उसमें ना, उसमें मार्किंग है, मार्किंग सिस्टम है कि ठीक है पता चल जाए कि ब्यूरेट में अगर आपने लिक्विड फिल किया है तो कितना ml है वो, और ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या कर रहे हैं, कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर रहे हैं जो भी सॉल्यूशन है। ध्यान ये रखना है कि कॉनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन होगा ना वो अननोन सॉल्यूशन होता है। कॉनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन होगा वो अननोन सॉल्यूशन होगा, उसके बारे में आपको, अब देखो अननोन सॉल्यूशन मतलब अगर मैं एक ग्लास में आपको वाटर फिल करके दूँ, ग्लास में अगर मार्किंग सिस्टम है तो यार देख के पता तो चल जाएगा वॉल्यूम कितना है। भले ये ना पता चले कि उसमें सोल्ट अगर मैंने मिला दिया, आपको ये पता नहीं चलेगा सर ने कितना सोल्ट मिलाया, राइट, कम या ज्यादा बोल सकते हो टेस्ट करके, ये नहीं बता सकते कि कितना है, बट यार वॉल्यूम तो मेजर कर सकते हो ना कि इतना ml है। तो अननोन सॉल्यूशन लिखा फिर भी इतना क्लियर है कि सर वॉल्यूम तो मुझे उसका पता है बट उसका मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन मुझे नहीं पता। अननोन सॉल्यूशन का मतलब ये ब्यूरेट हवा में बना दिया मैंने, है ना, इसको इसके लिए स्टैंड भी तो चाहिए हमें,
स्टैंड बनाना ही पड़ेगा। ये हो गया सेटअप पूरा, इस तरीके का सेटअप होता है, मान के चलिए आप। ठीक है, तो अननोन सॉल्यूशन तो कॉनिकल फ्लास्क में था, और नॉन सॉल्यूशन जो है वो ब्यूरेट में होता है। यहाँ पे नॉन सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे नॉन सॉल्यूशन होगा, जिसका मोलैरिटी भी आपको पता है और वॉल्यूम भी पता है। ये वॉल्यूम है ना, ठीक है। अभी इंडिकेटर की बात की थी उन्होंने, आपको पता है इंडिकेटर उसने लिखा था अप्रोप्रिएट चेंज, एक वर्ड लिखा हुआ आया था, वर्ड तो देखा होगा आपने ना, अप्रोप्रिएट कलर चेंज। इंडिकेटर पता है क्या करता है? सिंपल सी बात है, मान लो अननोन सॉल्यूशन आपने लिया HCl का और नॉन सॉल्यूशन लिया आपने NaOH का, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एक एसिड और एक बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि सर HCl का रिएक्शन जब NaOH के साथ होता है तो हमें पता है कि NaCl + H2 बनता है, कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, NaCl and H2 बनेगा। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, सिंपल सी बात ये है। HCl तो हमारे पास बहुत सारा है, कॉनिकल फ्लास्क में HCl बहुत सारा रखा हुआ है, बट NaOH हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप। मुझे बताओ कि HCl के मान लो 2 मोल्स थे, तो NaOH कितना चाहिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए? 2 मोल्स ही चाहिए। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना NaOH चाहिए आपको पता है, बट उसके लिए आपको HCl का मोल भी तो पता होना चाहिए। अब HCl के लिए देखो मैंने लिखा अननोन सॉल्यूशन है HCl, उसका मोल तब निकालेंगे जब मोलारिटी और वॉल्यूम दोनों पता हो। मोलारिटी नहीं पता तो मोल्स भी नहीं पता। इसका मतलब अब यार ये कैसे पता चले कि HCl के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो जो मैं NaOH कितना ऐड करूं मुझे नहीं पता। अभी जैसे मैंने बोला कि HCl 2 मोल है, तो आपको पता है NaOH भी 2 मोल ऐड करना है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, बट हमें ये नहीं पता HCl कितना है, तो फिर NaOH कितना ऐड करें ये नहीं पता। ये आपको हेल्प करता है इंडिकेटर। इंडिकेटर जो है वो हम सॉल्यूशन में पहले ही ऐड कर देते हैं। ये रहा सॉल्यूशन ना, इसमें मान लो कि मैंने यहाँ पे इंडिकेटर ऐड किया हुआ है। इंडिकेटर पता है क्या करेगा? जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा ना, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, वो उसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। मैं अब से बोलूंगा कि जब एंड पॉइंट आ जाएगा, आप समझना कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जब एंड पॉइंट आएगा तब इंडिकेटर क्या करेगा? कलर चेंज कर देगा सॉल्यूशन का। तो कलर चेंज तो दिखता है हमें, दिख जाएगा। देखो आपको ये नहीं पता कि NaOH आपको कितना ऐड करना है, बट जिस कॉनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है अगर उसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपको पता चल गया ना कि यार एंड पॉइंट मतलब रिएक्शन पूरा हो गया, अब रुक जाओ, अब NaOH ऐड नहीं करना मुझे ज्यादा। ठीक है, तो इंडिकेटर आपको हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं, वो आपको ये बताएगा, अब खुद का कलर चेंज करके, सॉल्यूशन का कलर चेंज करके वो ये बताएगा कि अब जो है टाइट्रेशन हो चुका है, रिएक्शन हो चुका है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, समझे? हाँ, तो यार एक बार बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंड पॉइंट पे, एट एंड पॉइंट पे क्या होगा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH होगा। एंड पॉइंट पे दोनों के इक्विवेलेंस सेम होंगे। अच्छा, यहाँ पे HCl और NaOH लिया था मैंने, कोई भी एसिड कोई भी बेस ले सकते हैं, तो यार जनरली ऐसे लिख सकते हैं कि एंड पॉइंट पे सर इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस होगा। एंड पॉइंट पे हमेशा ऐसा होगा, एसिड का जो इक्विवेलेंस है वो बेस के इक्विवेलेंस के इक्वल होगा एट एंड पॉइंट। ठीक है, और एंड पॉइंट पे कलर चेंज होगा। कलर चेंज कौन करेगा? इंडिकेटर करेगा। तो देखो इंडिकेटर के बारे में समझने के लिए सबसे पहले टाइट्रेशन का बेसिक जानना जरूरी था। तो टाइट्रेशन बताया मैंने क्या होता है, इंडिकेटर का क्या रोल है इसमें, वो आपको बताएगा कि कब एंड पॉइंट आएगा, कब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, कब रिएक्शन खत्म हो रहा है। ठीक है, अब इंडिकेटर कैसे सेलेक्ट करें? क्या किसी भी कंपाउंड का इंडिकेटर ले सकते हैं? क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए इंडिकेटर का? तो अब हम इंडिकेटर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर helps us to determine end point of reaction. रिएक्शन का एंड पॉइंट
फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर्स आर, या तो इंडिकेटर वीक एसिड होगा, वीक ऑर्गेनिक एसिड जनरली, या फिर वीक ऑर्गेनिक बेस होगा। इंडिकेटर्स आर जनरली वीक एसिड, वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक बेस। मतलब इंडिकेटर एक कंपाउंड ही होने वाला है, ये तो क्लियर है। इंडिकेटर कंपाउंड होगा, अब वो कंपाउंड या तो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा। ये बिठा लो दिमाग में कि इंडिकेटर वीक एसिड या वीक बेस में से कुछ होगा। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गया इंडिकेटर का, इंडिकेटर वीक एसिड या वीक बेस होगा। दूसरा इंडिकेटर, देखो जैसे मान लो वीक एसिड है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक वीक एसिड जो है वो इंडिकेटर है HA, है ना, ये इंडिकेटर है। अगर ये एसिड है तो H+ देगा और A- देगा, राइट। तो जो HA लेफ्ट में लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अनआयोनाइज्ड फॉर्म मतलब ये आयोनाइज नहीं हुआ है अभी। और राइट में जो A- लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिकेटर का वो ये है कि इंडिकेटर का आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर डिफरेंट होता है। देखो कलर इंडिकेटर का यही प्रॉपर्टी है, किसी भी कंपाउंड को इंडिकेटर नहीं ले सकते, किसी भी वीक एसिड वीक बेस को इंडिकेटर सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसी को करेंगे जो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर रखता है, क्योंकि जब उसका कलर डिफरेंट होगा तभी तो कलर चेंज करके बताएगा मुझे। अब मान लो उसका कलर यूनिक है तो पूरे सॉल्यूशन में उसका कलर सेम रहेगा, वो ना तो सॉल्यूशन का कलर चेंज करेगा ना मुझे पता चलेगा कि एंड पॉइंट आया, राइट। अच्छा ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, साफ पता चल रहा है। अगर ज्यादा H+ ऐड कर देंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म बढ़ेगा। और अगर H+ डिक्रीज कर दे तो फॉरवर्ड जाएगा, आयोनाइज्ड फॉर्म बढ़ेगा। तो 1 मिनट के लिए मान लो कि यार ये रेड कलर का है और ये ग्रीन कलर का है, तो अगर फॉरवर्ड जाएगा तो सॉल्यूशन ग्रीन दिखेगा और बैकवर्ड जाएगा तो सॉल्यूशन रेड दिखेगा। तो सॉल्यूशन का कौन सा कलर दिखने वाला है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये इंडिकेटर वाला रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जा रहा है बैकवर्ड ज्यादा जा रहा है। और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे चेंज होगा, H+ को चेंज करने से। हाँ, H+ ऐड कर दूं बैकवर्ड, H+ कंज्यूम कर लूं फॉरवर्ड, कैसे कंज्यूम होगा H+? बेस ऐड कर दो, कोई भी बेस ऐड कर दो, H+ को कंज्यूम कर लेगा, फॉरवर्ड जाएगा, ग्रीन कलर दिखेगा। टाइट्रेशन में आप क्या कर रहे थे, टाइट्रेशन का सेटअप देखो पहले, पिछले पेज में आप टाइट्रेशन में क्या कर रहे थे, आप NH ऐड कर रहे थे, बेस ऐड कर रहे थे, तो वो H+ को कंज्यूम करेगा, फॉरवर्ड भेजेगा रिएक्शन को, फॉरवर्ड भेजेगा तो ग्रीन कलर दिखेगा। जब टाइट्रेशन हो जाएगा ना तब आपको सॉल्यूशन का कलर पहले रेड रहेगा और जब टाइट्रेशन हो जाएगा तब ग्रीन दिखेगा आपको। ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से कलर चेंज होता है। तो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर डिफरेंट होना ही चाहिए, सेम है तो पता नहीं चलेगा कभी भी। तो ये एक और प्रॉपर्टी है इंडिकेटर्स की। 2 प्रॉपर्टी है, कैसे सेलेक्ट करना है इंडिकेटर, या तो वो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसका आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर डिफरेंट होना चाहिए। कलर डिफरेंट मतलब ऐसा है कि यार एक अगर कलरलेस हो ना तो दूसरा कलरफुल हो, आपको पता चल जाए। कलर डिफरेंट मतलब ये नहीं कि दोनों कलरफुल हो, है ना, एक कलरलेस हो तो चलेगा, दूसरा कुछ ना कुछ तो कलर होना चाहिए उसका। दोनों कलरलेस नहीं होने चाहिए, दोनों का सेम कलर नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब ये, समझ रहे हो, समझे। अब देखो वीक ऑर्गेनिक एसिड का एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, HPH। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन है HPH, ठीक है, ये एक एसिडिक इंडिकेटर है। अगर ये एसिडिक इंडिकेटर है तो क्या होगा, H+ देगा और pH- देगा। HPH तो कलरलेस होता है, इसका HPH का जो है वो कलरलेस होता है और pH- पिंक कलर का होता है। दोनों का कलर डिफरेंट है, मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ ना यार, एक का कलर नहीं है दूसरे का कलर है, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही एक होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, बेसिक इंडिकेटर है। जैसे MeOH हो गया, इससे Me+ और OH- मिलेगा,
तो ये तो ऑरेंज रेड कलर का होता है, दिख रहा? और दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ? समझ जाओगे ना, बस ठीक है, मैं जस्ट इसके नीचे लिख देता हूँ। दिख गया? ऑरेंज रेड कलर का है और Me प्लस जो है वो येलो कलर का होगा। ऊपर लिख दो, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप लोगों को, ठीक है। फॉरवर्ड जाएगा सॉल्यूशन येलो होगा, बैकवर्ड जाएगा तो ऑरेंज रेड कलर का दिखेगा। तो ये इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर आपको ये आइडिया देंगे कि एंड पॉइंट आ चुका है, खुद का कलर चेंज करके। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन का कलर चेंज करके। और एंड पॉइंट पे क्या होता है? इक्विवेलेंस एसिड और बेस के सेम होते हैं। हम यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वापस से एसिडिक इंडिकेटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और फिर बेसिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो HPH के बारे में फिर से ध्यान से देखो। प्रीवियस स्लाइड। डन सर। सर मिथाइल Me प्लस येलो कलर का होता है। हाँ, और मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज रेड कलर का होता है, ठीक है। देखो समझा इतना आप लोगों को? इंडिकेटर में लास्ट पेज में क्या देखा हमने, ठीक है। अब हम एसिडिक इंडिकेटर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले थे। HPH के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। HPH ये H प्लस देगा और PH माइनस है। तो अच्छा, इंडिकेटर के लिए जैसे आपको पता है एसिड वीक एसिड के लिए K डिफाइन करते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस के लिए Kb डिफाइन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस के लिए KH डिफाइन करते हैं, राइट। इतना सब कुछ देखा ना हमने। इंडिकेटर के लिए Ki डिफाइन करते हैं, ये है इंडिकेटर कांस्टेंट। अच्छा, जितने भी ये कांस्टेंट है ना, ये सब सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। KSP भी पढ़ चुके हैं ना हम लोग, सब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और किसी पर नहीं, ठीक है। तो HPH is equal HPH gives H plus and OH minus pH minus, sorry, H plus and pH minus। मैं बता चुका हूँ कि ये कलरलेस है और ये पिंक है। तो Ki का एक्सप्रेशन क्या होगा? Ki क्या होगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू pH माइनस डिवाइडेड बाय HPH। तो यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा? आ जाएगा Ki इंटू HPH का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय pH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया तो pH निकाल लेंगे। pH इज इक्वल्स टू आएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ये हो जाएगा माइनस हो गया लॉग ऑफ H प्लस की जगह क्या लिखेंगे? Ki इंटू हो गया HPH का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय pH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गया माइनस, अच्छा लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। log A इंटू log B क्या हो गया? log ऑफ Ki प्लस log ऑफ HPH एंड pH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस log ऑफ Ki माइनस log ऑफ क्या हो गया? HPH pH माइनस pH इज इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस log ऑफ Ki को क्या बोलोगे? pKi। और इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ log में, इसको प्लस में कन्वर्ट कर देता हूँ और जो log के अंदर है उसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। तो ये बनेगा pH माइनस डिवाइडेड बाय HPH। बन गया ना? आपको याद है एसिडिक बफर का फॉर्मूला भी pH इज इक्वल्स टू pK प्लस log समथिंग बाय समथिंग था। ये बिल्कुल वैसा ही है, याद रखने में आसानी होगा कि एसिडिक बफर और एसिडिक इंडिकेटर के फॉर्मूले में सिमिलैरिटी है, तो याद रखने में आसानी रहेगी।
ठीक है। अच्छा, एसिडिक इंडिकेटर में लॉग में क्या आया था, नीचे वीक एसिड आया था, ऊपर कॉन्जुगेट बेस आया था। यहाँ भी तो ऐसा ही है, HPS तो वीक एसिड है ना, और ऊपर उसका कॉन्जुगेट बेस है, सब सेम है। डिफरेंस वहां पे pKa प्लस समथिंग था, यहाँ पे pKi लिखा हुआ है, इतना डिफरेंस बस, ये पता चल गया, अच्छी बात है। हाँ, तो एसिडिक इंडिकेटर का पीएच का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फिर से कितना लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, लिखो लिखो। और केमिस्ट्री पर थोड़ा ध्यान दो, स्कोर आप लोगों का अच्छा नहीं था, है ना, आप लोगों ने केमिस्ट्री का स्कोर मैं देखूंगा अभी सबका, टेंशन मतलब, ठीक है। और कुछ तो गलत, वो एमन टेक्स्ट किया था कि वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, A/B वाला, बाकी तो सब ठीक होगा ना, वही गलत हुआ, उससे नेगेटिव मार्किंग हो गया, ठीक है। कोहिनूर से कॉल तो आया होगा, कोहिनूर से नहीं, I'm asking कि कोहिनूर से कॉल आया था क्या, कुछ बात हुआ था, कोहिनूर हुआ था ना, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ उसका? मैंने बोला कि वो काफी टफ होगा। टफ होगा। और पेरेंट्स का क्या था, पेरेंट्स का क्या मानना था? उन्होंने भी डिसाइड किया कि अभी सेंड करना, कोई सेंस नहीं करना। अच्छा, और यहाँ पे ये सब ठीक चल रहा है, ठीक है। तो 12th में सोचा ऐसा कुछ? 12th में अभी नहीं सोचा, ठीक है। तो अभी जो कंपटीशन होगा वो उनके साथ होगा जो कोहिनूर में। ऑफ कोर्स अभी ऐसा हो रहा था, बट अभी सब लोग अपने अपने सेंटर पे जो भी थे, जहाँ से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको ऑफ कोर्स अलग करते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पे एमएन को शायद ऑफर आया, किसने बोला, अंधेरी सेंटर से भी कुछ स्टूडेंट है, एक शॉन डिसूजा है, उसको ऑफर आया। और सेंटर पे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंटली, राइट, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो क्या होता है कि अभी इसने बोला हॉस्टल फैसिलिटी वाला ना, तो प्रॉपर है, वहाँ पे फैकल्टीज हैं, प्रॉपर बिल्डिंग है एलएन का, वहाँ पे फैकल्टीज हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, वहीं पे रहते हैं वो लोग, खाना जो भी है सब पूरा एलएन टेक केयर करता है उसका। और वहाँ पे क्या है, मतलब ऑफ कोर्स सब अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होंगे तो वहाँ माहौल भी ऐसा रहता है, सिर्फ पढ़ने वाले, है ना, तो ऐसा है, वो ऑफर किया था, और उन्हीं को ऑफर किया जाता है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, समझ रहे हो। अगर आप वहाँ नहीं जा रहे उसका मतलब अब ये सोचो कि अब वो लोग का सिलेबस थोड़ा आगे चल रहा है, टू बी फ्रैंक, मैं सही बात बताऊं तो वो लोग फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया, तो सिलेबस का एक सीन रहेगा कि उन लोगों का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर अब कंपटीशन में रहना है ना, तो जैसा चल रहा था ना उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, तो दिक्कत जाएगी नहीं, तो ठीक है, बाकी सब हो जाएगा, लेकिन अब तक सही चल रहा था ना, नॉर्मल भी सब सही चलेगा। ओके, आइडिया तो रहता है स्टार्टिंग में जब आप एलन ज्वाइन करते हो तो थोड़ा बहुत आइडिया कोहिनूर के बारे में बताते हैं। टैलेंट एक्स का एग्जाम लिखा हुआ सबने यार, नहीं लिखा था? एडमिशन के टाइम पे टैलेंट एक्स का एग्जाम तो लिखा होगा ना, स्कॉलरशिप मिला हुआ थोड़ा बहुत, डिस्काउंट मिला हुआ थोड़ा बहुत, नहीं पता ही नहीं है? हाँ वही है, सब बताते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगर रहा आपका नॉर्मल बेसिस में तो फिर स्पेशल अटेंशन भी मिलता है, ये भी बताया होगा। या यहाँ पे तो चलो फिर भी ठीक है, मुंबई में तो इतना क्राउड नहीं है कि ऐसा किया जाए, बट बाकी जगह कोटा में तो स्पेशली क्या हुआ कि जैसे नीट नर्चर की 10 बैच बन गए, तो उसमें ऐसा कि रैंक वाइज फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, मान लो आपने लेट एडमिशन स्टार्ट किया, आपने 10th बैच में एडमिशन लिया और आपका 1-2 टेस्ट में देखा परफॉर्मेंस अच्छा है, अपग्रेड किया जाएगा, कि कोटा फैक्ट्री जैसा बोल सकते हैं, अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है, अपग्रेड किया जाएगा, आप फर्स्ट बैच में चले जाओगे, फिर वहां भी अच्छा परफॉर्म किया तो निकाल के फिर अलग से हुई, जैसा हॉस्टल फैसिलिटी वाला बोला, समझ रहे हो, अच्छा करोगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, ये मान के चलो, ये है, क्योंकि फिर सब अच्छे स्टूडेंट के साथ चले जाओ, और अच्छा करोगे फिर और अच्छे स्टूडेंट साथ में रख देंगे, कंपटीशन बढ़ता ही रहेगा, ये है, समझ रहे हो भी? हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग, हो गया एसिडिक इंडिकेटर का। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने एसिडिक बफर में किया था, पीएच माइनस डिवाइड बाय एचपीएच का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका एक बार 1/10 रखूं और एक बार 10 रखूं तो क्या आएगा बताओ? pKi -1 to pKi +1,
pH माइनस डिवाइडेड बाय HPH का कॉन्सेंट्रेशन 1/10 से ज्यादा और अगर 10 से कम है तो pH जो pH रेंज होगा, pH रेंज ऑफ इंडिकेटर, राइट, इंडिकेटर का जो pH रेंज होगा वो क्या होगा, pKi -1 to pKi +1। समझे? अच्छा pKi तो यार ये तो इंडिकेटर का कांस्टेंट है, Ki तो इंडिकेटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये तो प्रैक्टिकली पता होता ही है हमें, आपको नहीं पता? हाँ, फिक्स होता है ये तो, किसी भी एसिड किसी भी बेस के लिए फिक्स होता है क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और केमिस्ट्री लैब में तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही, राइट, टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है, सिंपल सी बात है। तो pKi का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ठीक। आप लोग लैब में गए होंगे तो जाओगे तब देखना, जो मान लो एसिडिक एसिड का अगर बॉटल है तो उसको देखोगे ना तो उस पर लिखा हुआ रहेगा कि ये एसिटिक एसिड है और इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है इस सॉल्यूशन में। आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हो वाटर ऐड करके, वो आप चेंज कर सकते हो, या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करके या बेस ऐड करके। और उसपे अगर वो वीक है तो साथ में लिखा हुआ मिलेगा नीचे कि एसिड है तो के का वैल्यू इसका क्या है, मतलब फिक्स होता है, आपको पता है ना, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से के भी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है एसिड का। तो इंडिकेटर, एसिडिक इंडिकेटर हम पढ़ रहे हैं तो उसका पीकेआई कांस्टेंट होगा, वो मुझे पता है। तो अगर पीकेआई का वैल्यू मुझे पता है तो पीएच रेंज का प्रॉपर वैल्यू आएगा, है ना, क्योंकि सब कुछ पीकेआई पे डिपेंड कर रहा है। तो वो वैल्यू पुट करने के बाद पीएच रेंज एचपीएच का पता है कितना आया, पीएच रेंज 8.2 to 11.2, ये पीएच रेंज होता है एसिडिक इंडिकेटर फिनोफ्थलीन का। फिनोफ्थलीन का पीएच रेंज कितना है, 8.2 से लेके 11.2 के बीच में। क्या मतलब है इसके पीएच रेंज का, ये जब वापस से टाइट्रेशन पढ़ेंगे ना तब अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है। बेसिक इंडिकेटर में क्या होगा, सब कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली डेरिवेशन लिख दूंगा, रिजल्ट लिख दूंगा। Me प्लस और OH माइनस हो गया, ये ऑरेंज रेड कलर का हो गया और ये येलो कलर का हो गया। मैं लिख रहा हूँ POH का फॉर्मूला बनेगा PKI प्लस log, यहाँ पे बनेगा और ऊपर Me प्लस। अच्छा, मैं इस फॉर्मूले को चेंज करना भूल गया, एसिडिक इंडिकेटर वाले को, बेसिक इंडिकेटर वाले को चेंज कर देता हूँ, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा ही है। POH इज इक्वल्स टू PKI प्लस log में नीचे आएगा अनआयोनाइज्ड फॉर्म, राइट, दोनों में, और ऊपर आएगा आयोनाइज्ड फॉर्म, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे POH रेंज आएगा, वो आएगा PKI -1 to, क्या हो गया, दो ना, उसमें देखो तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ो तो सही। येलो ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहा हूँ, कलर इन एसिडिक मीडियम, और येलो किसमें लिखा हुआ है, कलर इन बेसिक मीडियम, है ना। एक बार बताओ मुझे, ये जो MEOH है ये क्या है, वीक बेस है, इसी की बात कर रहे हो ना आप, इसी की बात कर रहे हो शायद, हाँ 152 बी 152 153 पे है बी, तो 152 के बी में शायद से। अच्छा मिथाइल ऑरेंज, एक काम करो, इसका क्लैरिटी मिलेगा आपको, 153 पे आओ, पेज नंबर 153 पे आओ, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मिथाइल ऑरेंज जो पहला वाला बना हुआ ना बॉक्स, मिथाइल ऑरेंज, ऊपर लिखा हुआ है कलर इन एसिडिक मीडियम। अच्छा मिथाइल ऑरेंज के बारे में ये बताओ मुझे, MUH देखना, सामने देखना अभी तो समझेगा, ये वीक बेस है तो Me प्लस क्या होगा, एसिड होगा। हाँ, आपको एसिड और बेस पता चल गया। अब देखो मॉड्यूल में कि एसिडिक सॉल्यूशन का कलर क्या है, ऑरेंज रेड, राइट। हाँ,
तो Me+ का कलर ऑरेंज रेड होगा, उसको चेंज करो, ठीक है। Me+ का क्या होगा, ऑरेंज रेड होगा, और MeOH का क्या होगा, येलो कलर का होगा। पीछे पहले भी लिखा होगा, एक बार पहले भी लिखा होगा, स्टार्टिंग में इंडिकेटर स्टार्ट किया तब भी लिखा होगा, वहां पे चेंज करना है इसको, समझे। अच्छा, बायो के स्टूडेंट हो तो पता होगा, बिगिनर बॉक्स 4 में क्वेश्चन नंबर 3, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 3। कार्बोनिक एसिड ना, H2CO3, और H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है ना, सिंपल HCO3- आज ही बताया मैंने, है ना। pH of blood in a human body is maintained around 7.4 by the action of Buffer system। यार अगर किसी सिस्टम का pH फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, वो बफर सॉल्यूशन है ना, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा, और ये आप तो बायो स्टूडेंट हो तो पढ़ाया होगा, ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने ना। कार्बोनिक एसिड H2CO3 को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, और उसका कॉन्जुगेट बेस HCO3-, फोर्थ ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड बहुत सिंपल है। पहला क्या है, बफर सॉल्यूशन इज वन व्हिच हैज, क्या करोगे, ऑलमोस्ट कांस्टेंट पीएच, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं बोला उसने भी, उसको भी पता है कि थोड़ा तो चेंज हो ही जाएगा, थोड़ा चेंज जरूर होगा, ये मान के चलो, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन विल एक्ट एज अ बफर। सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा, वीक एसिड वीक बेस का ही होता है ना। देखो उसने बोला कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो बफर की तरह एक्ट करेगा, तो वो तो वीक एसिड वीक बेस ही होना चाहिए। मॉड्यूल जिसे आपने ना, तो अभी एक मिनट बस। सर आयोनाइज्ड के नीचे क्या लिखा है आपने? अनआयोनाइज्ड है क्या? हाँ, अनआयोनाइज्ड फॉर्म लिखा है, ठीक है ना। ओके, समझ गए। तो अभी दो इंडिकेटर्स के बारे में हमने बात की, एक तो HPH और एक मिथाइल ऑरेंज। सर अभी आप और क्या क्या पढ़ाओगे? है ना, बस ये लास्ट है। पीएच रेंज इसका है 8.2 से लेके 10.2, और इसका 3.1 से लेके 4.5। ये पीएच रेंज हो गया HPH और मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है। तो इंडिकेटर, सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इंडिकेटर क्या होता है, एंड पॉइंट पे कलर चेंज करेगा, वीक एसिड है वीक बेस होगा, आयोनाइज और अनआयोनाइज फॉर्म का कलर डिफरेंट होना चाहिए, ये बोला मैंने। फिर हमने एसिडिक इंडिकेटर का फॉर्मूला देखा, बेसिक इंडिकेटर का फॉर्मूला देखा, एंड देन दोनों का पीएच रेंज हमें याद होना चाहिए, जो लिखा है वो तो याद होना चाहिए। मॉड्यूल में मिथाइल रेड का भी लिखा हुआ है, फिनोल रेड का भी लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। आपको मिथाइल ऑरेंज और HPH बहुत कॉमन इंडिकेटर है, इनका तो याद होना ही चाहिए, समझे, ठीक है। अब देखो टाइट्रेशन, देखो नेक्स्ट, अब वापस से टाइट्रेशन में, मैंने बोला था ना टाइट्रेशन में जरूरत पड़ेगी, टाइट्रेशन में इंडिकेटर की जरूरत। टाइट्रेशन में इंडिकेटर हम यूज करते हैं, अब कौन से टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो देखो दो पीएच, एक आपको मैं बता दूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, मतलब मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं मान लीजिए एक्चुअली मैं टाइट्रेशन ही कर रहा हूँ कि ये रहा कॉनिकल फ्लास्क, इसमें HCl लिया हुआ है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, अब सॉरी ये नॉन सॉल्यूशन है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे नहीं पता, वॉल्यूम इसका 50 ml लिया हुआ है, चलो ठीक है। और इसमें मैं धीरे धीरे, इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, इसमें मैं NaOH ऐड कर रहा हूँ, और NaOH जो है वो 0.1 मोलर है, और ये इसका ऑफ कोर्स 50 ml है, तो 50 ml ब्यूरेट में है, ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा ब्यूरेट खाली हो गया है,
ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हो ना, पहले 5 ml ऐड करोगे, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे चलता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, ये भी हमें पता है ना। अब देखो यार, मैंने क्या किया, टाइट्रेशन में करता रहा और मैंने ग्राफ बनाया। मैंने ग्राफ किसका बनाया कि y एक्सिस पे तो मैंने pH लिया और x एक्सिस पे लिया मैंने वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, कि मैं NaOH का कितना वॉल्यूम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं धीरे धीरे NaOH ऐड करते जा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बेस ऐड कर रहा हूँ। अगर बेस ऐड करूंगा तो pH बढ़ना चाहिए, बढ़ता है एक्चुअली में। पता है किस तरीके से इंक्रीज होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब सडनली इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा अचानक से सीधा सडनली इंक्रीज होगा और फिर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। ये जो वर्टिकल लाइन आया है ना, ये वर्टिकल लाइन का रेंज पता है क्या है, यहाँ पे pH 3 होता है, यहाँ पे pH 11 होता है। ये जो 3 से 11 है ना, इसको हम बोलते हैं pH रेंज ऑफ टाइट्रेशन। ये जो टाइट्रेशन है ना, कोई भी टाइट्रेशन, हर एक टाइट्रेशन का एक टाइट्रेशन कर्व होता है। ये टाइट्रेशन कर्व बनाया मैंने। टाइट्रेशन कर्व में जो भी वर्टिकल वाला पार्ट होता है ना, वो pH रेंज होगा उस टाइट्रेशन का। तो इसका pH रेंज क्या है, 3 से 11। तो मॉड्यूल में आपके पास एक वो चार्ट बना हुआ है जिसमें सब इंडिकेटर्स है, एक बार देखो। अब इंडिकेटर पता है कैसे सेलेक्ट करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन का पता है कि pH रेंज 3 to 11 आएगा, ठीक है। जो भी इंडिकेटर आप ले रहे हो ना, हर एक इंडिकेटर का pH रेंज पता होता है, लिखा हुआ रहेगा। तो इंडिकेटर का pH रेंज 3 से 11 के बीच में आना चाहिए। जितने भी इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर का pH रेंज इस 3 से 11 के बीच में आएगा ना, तभी वो इंडिकेटर काम करेगा। यहाँ पे देखो, इंडिकेटर तो बहुत सारे हो सकते हैं, कलर कोई भी चेंज कर सकता है, बट कलर चेंज करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि pH रेंज टाइट्रेशन का क्या है। अब मैंने एक ऐसा इंडिकेटर ले लिया जिसका pH रेंज मान लो 11 to 12 है ना, वो इसमें काम ही नहीं करे। इंडिकेटर ऐसा होना चाहिए जिसका pH रेंज इस 3 से 11 के बीच में है, मतलब इंडिकेटर का pH रेंज टाइट्रेशन के pH रेंज के अंदर होना चाहिए। समझे स्टेटमेंट? तो बताओ, जितने भी इंडिकेटर आप देख रहे हो मॉड्यूल में, उसमें से कितने इंडिकेटर ऐसे हैं जिनका pH रेंज 3 to 11 के बीच में? सभी, ऑलमोस्ट सभी का है ना। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आप कोई भी टाइट्रेशन यूज कर सकते हो। मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, फिनोल रेड, मिथाइल रेड, कोई सा भी इंडिकेटर ले लो आप, वो कलर चेंज कर ही देगा। समझे? हाँ, तो इंडिकेटर कौन सा यूज कर सकते हैं? ऑल पॉसिबल इंडिकेटर्स, राइट। मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, मिथाइल रेड, फिनोल रेड, हाँ, हम सब इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। वीक एसिड अगर लिया होता, ये लिखा क्या सबने? हाँ, देख लो, चलो लिख लो। स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, पता चल गया। पहला टाइट्रेशन था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन का pH रेंज पता होना चाहिए 3 to 11। कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं? सब कोई भी इंडिकेटर यूज करेंगे, ये पता होना चाहिए। सेकंड में बात करूं अगर सर प्रीवियस स्लाइड, एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन की, आप लोग खुद सोचो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। वीक एसिड लिया हुआ है कॉनिकल फ्लास्क में और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं, तो बेस ऐड करने से pH बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है सर, pH तो इंक्रीज होगा। ऐसे ही आएगा कर्व, एकदम ऐसे आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर सडनली बढ़ जाएगा, बट इतना सडनली नहीं बढ़ेगा कि 3 से 11 चले जाए। ये ध्यान रखना, इंक्रीज जरूर होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप ग्राफ देखोगे ना, pH एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, तो NaOH ऐड करने से pH बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो, धीरे धीरे बढ़ेगा, बट इतना ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं। यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो है उसका लेंथ कम हो गया ना, वर्टिकल लाइन का लेंथ उतना ज्यादा तो नहीं है जैसे पहले था, 3 to 11 कम हो गया। तो अब ऐसा इंडिकेटर लेंगे जो 3 से, आपको से 11 तो नहीं है, ये तो मुझे क्लियर है। pH रेंज आपको इसका याद भी नहीं रखना है कितना होगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का याद रखना है।
तो आपके पास दो ऑप्शन है, मैंने कॉमन इंडिकेटर कौन कौन से लिखा है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। अब मिथाइल ऑरेंज का तो फिनोफ्थलीन का तो 8.2 से 10.2 के बीच में होता है। 10.2 मतलब ऑलमोस्ट 10 के आसपास पहुंच गया, 11 के आसपास पहुंच गया। इसका वर्टिकल लाइन का लेंथ 11 तक तो जाएगा नहीं, 11 से पहले रहेगा। इतना क्लियर है कि 3 से तो स्टार्ट होगा। और उसका मैंने मिथाइल ऑरेंज का क्या लिखा था, 3.1 to 4.5, तो वो आ जाएगा इसमें। इसके वर्टिकल लाइन में मिथाइल ऑरेंज आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। और अगर आप थर्ड टाइट्रेशन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कर लेते हैं, तो वहां पे आप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ग्राफ वहां पे कैसा आएगा, ग्राफ बता देता हूँ। ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्राफ का सिर्फ पैटर्न ध्यान रखो, ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे टाइट्रेशन से, आप ये मान के चलो। आप लोगों को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखो कि कौन से टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज किया जा रहा है, ठीक है। मुझे मॉड्यूल दो पहले, होमवर्क क्या है वो बताना पड़ेगा ना। यहाँ पे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का फिनोफ्थलीन लिखा है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का देखो, एक काम करते हैं, चलो डेटा लेके सोल्व भी कर लेते हैं, मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ थोड़ा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में एक काम करते हैं, चलो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन फिर से पढ़ते हैं ना, मतलब डेटा लेके पढ़ेंगे इस बार कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लिखा ये लिखा क्या आप लोगों ने? यस सर, हो गया। ये हो गया, अच्छी बात है। अच्छा ये नोटिस कर लो कि थर्ड वाले में मैंने यहाँ पे लिखा वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड। हम हमेशा ना स्ट्रॉन्ग ऐड करते हैं, वीक हमारे पास रहता है ना, हम स्ट्रॉन्ग ही ऐड करेंगे और स्ट्रॉन्ग को भी धीरे धीरे ऐड करते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सडनली बहुत सारा ऐड कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप, कंटेनर जो होता है, जो भी कोई ना कोई फ्लास्क है, उसकी हेल्प से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं हम लोग, है ना। आपको पता है ना ब्यूरेट जो होता है उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगा। हमको पता है 50 ml चाहिए, आपको पता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में 50 ml चाहिए, ऐसे नहीं पूरा ग्लास उल्टा कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं। धीरे धीरे ऐड करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, आपने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कितना एनर्जी रिलीज होता है? -13.7 किलो कैलोरी, बहुत ज्यादा है वो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास ऑलरेडी, आपने स्ट्रॉन्ग बेस बहुत सारा ऐड कर दिया, सडनली बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा, एक्सप्लोजन हो सकता है। लेब के हिसाब से तो एक्सप्लोजन ही होगा वो, हाँ, भले कंट्री के हिसाब से ना हो, है ना। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे इसमें पॉसिबिलिटीज बताएंगे और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे इसी बहाने कि स्ट्रॉन्ग बेस मैंने लिया NaOH, इसका लिया मैंने 50 ml, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता मुझे कॉन्सेंट्रेशन। और अच्छा वीक एसिड लिया था क्या, तो वीक तो लेना पड़ेगा ना, एसिडिक एसिड लिख लो। एसिडिक एसिड लिया था 50 ml और इसका Ka मान लो, इसका Ka 10⁻⁵ है मान लो, ठीक है, मैंने दे दिया। हम धीरे धीरे इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ऐड कर रहे हैं। NaOH का 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और 50 ml उसका वॉल्यूम है। तो एक बार बताओ, मैंने ग्राफ क्या बनाया था, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड और पीएच में बनाया था ना, तो ये एक तरीके से होमवर्क भी हो जाएगा आप लोगों का, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड और पीएच। अब मुझे बताओ, अगर मैंने NaOH का 0 ऐड किया, मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया NaOH, तो मेरे पास क्या है, सिर्फ वीक एसिड जो कॉनिकल फ्लास्क में है। और वीक एसिड का H+ कैसे निकालेंगे, वीक एसिड का H+ कैसे निकालेंगे मुझे बताओ, हाँ इसका H+ कैसे निकालेंगे, वीक एसिड का H+ कैसे निकाला जाता है? आपको अगर ये एसिटिक एसिड दिया हुआ है, Ka का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, कैसे निकालोगे H+? देखो मैंने वीक मोनो बेसिक एसिड का
पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया था, मॉड्यूल में भी है, क्लास नोट्स में बताया था। H इज इक्वल टू √C अल्फा। चलो छोड़ो, भूल जाओ, उतना भूलो, 0 पे भूल जाओ आप लोग। मुझे ये बात बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। मान लो एसिटिक एसिड के 5 मोल्स है, ठीक है, मान लो एसिटिक एसिड के 5 मोल्स है, लिख लो। मैंने NaOH ऐड किया, अभी मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड ये हो गया, कितना लिखे हैं 25, हाँ 25 ml मान लो, ठीक है। और एसिडिक एसिड के 5 मोल नहीं 5 मिलीमोल मान लो, तो ज्यादा ठीक रहेगा कि एसिडिक एसिड के 5 मिलीमोल्स है। अभी बंद होगा, आईपैड डिस्चार्ज हो गया पूरा 1%, फिर भी बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड 25 ml है, NaOH का वॉल्यूम 25 है, NaOH का कंसंट्रेशन 0.1 है, तो NaOH के मोल कितने हो गए 2.5। मतलब सिंपल सी बात है सर, आपने 2.5 मोल ऐड किया, 2.5 मिलीमोल्स ऐड किया। 2.5 मिलीमोल्स किसके NaOH के, और एसिड के कितने थे 5, दोनों में रिएक्शन होगी, बताओ क्या बनेगा, बताओ। एक स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड है, दोनों के मोल्स पता है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन में कौन कितना, फाइनल सॉल्यूशन को देखो और बताओ वो क्या है, फाइनल सॉल्यूशन क्या है, फाइनल सॉल्यूशन 2.5 बचेगा। हाँ, एंड सोडियम एसिटेट 2.5। एसिडिक बफर बन गया, हो तो बन गया ना, मतलब यार एक तरीके से ये आ गया, एसिडिक एसिड था आपके पास और आप NaOH ऐड कर रहे थे, आपको पता है कि सोडियम एसिटेट बनेगा और H2 बनेगा, इसका कितना मोल्स NaOH का 2.5, इसका 5, लिमिटिंग रिएजेंट 0, 2.5 2.5 2.5, ये है और ये है, राइट, बन गया एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। तो 25 ml NaOH ऐड किया तो पीएच कितना आएगा, हाँ पीएच कितना आएगा, एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगाएंगे, pKa प्लस log नीचे एसिड 2.5, वो भी 2.5, तो pH इज इक्वल्स टू pKa आ गया, और Ka आपको दिया हुआ है, तो pKa कितना होगा 5 होगा, मतलब pH 5 आ गया, समझ रहे हो, pH 5 आया। 25 ml ऐड कर दिया, अब 50 ml ऐड कर दूंगा तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा ना, सिर्फ सॉल्ट बचेगा, सॉल्ट का पीएच होगा, सॉल्ट का जो भी पीएच होता है आपको मैं बता दूं, सॉल्ट का पीएच, एसिडिक सॉल्ट का पीएच 7 से कम, बेसिक सॉल्ट का पीएच 7 से ज्यादा, न्यूट्रल सॉल्ट का 7, और वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का पीएच 7 के आसपास। मैं आपको बता दूं चारों सॉल्ट जो है ना उनका पीएच रेंज 6.5 से 7.5 के बीच में रहेगा, मतलब एसिडिक सॉल्ट है इसका मतलब ये नहीं कि पीएच 2 या 3 हो गया, कभी नहीं, चेंज होगा, 7 से कम हो गया कंफर्म है, और बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, 7 से कम होके मान लो ज्यादा 6.2 6.3 पहुंच गया, उससे ज्यादा कम नहीं होगा कभी भी। और अगर बेसिक सॉल्ट है तो उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, कभी 8 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो एक रेंज हो गया, ठीक है, समझ लो। हाँ मैंने 50 ml NaOH ऐड किया तो क्या होगा, खत्म हो गया, NaOH पूरा का पूरा एसिडिक एसिड को कंज्यूम कर लेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा, सॉल्ट का फॉर्मूला लगा देंगे पीएच निकालने के लिए। 2 कॉलम बनाया ना मैंने, एक तो NaOH का वॉल्यूम और पीएच का, आपने देखा कि 25 ml ऐड किया तो बफर बन गया, 50 ml ऐड करूंगा तो सॉल्ट बन जाएगा, ऐसे हर एक सिचुएशन पे मैंने वॉल्यूम ऐड करके पीएच का डेटा निकाला कि कब क्या बन रहा है, कभी बफर बनेगा, कभी सॉल्ट बनेगा, कभी वीक एसिड बनेगा, कभी वीक बेस बनेगा, जो भी बनेगा सब केसेस के मैंने पीएच निकाले और फिर मैंने ग्राफ बनाया, समझ रहे हो। और मैंने बोला हर बार हम स्ट्रॉन्ग को ऐड करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर बहुत सारा रखा हुआ है ना, आपको पता है स्ट्रॉन्ग है तो एक्सप्लोजन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करके देखो स्किन पे जल जाएगा ना स्किन, तो बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एसिड और धीरे से अगर आपने वीक ऐड किया ना तो स्ट्रॉन्ग बहुत सारा है, अगर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप भी वीक ऐड करोगे तो भी एक्सप्लोजन के चांसेस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बहुत सारा है मेरे पास। तो हम स्ट्रॉन्ग कभी भी अगर है ना हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें ऑप्शन मिलेगा चूज करने का तो मैं वीक को चूज करूंगा कॉनिकल फ्लास्क में, और स्ट्रॉन्ग को धीरे धीरे ऐड करूंगा, समझ रहे हो। मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं
स्ट्रॉन्ग एसिड को धीरे धीरे या स्ट्रॉन्ग बेस को धीरे धीरे ऐड करूंगा और कॉनिकल फ्लास्क में वीक रखूंगा। कभी भी ऐसा अगर ऐसा है मेरे पास, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग दे दिया है तो स्ट्रॉन्ग दे दिया है तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। बट जो भी हम स्ट्रॉन्ग ऐड कर रहे हैं वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। स्ट्रॉन्ग और जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना तो थोड़ा रिस्की होता है रिएक्शन, ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, बताया था ना। एक भी वीक होगा तो कम होगा उससे, जो भी कम होगा वो कहीं ना कहीं काम में आ जाता है, वीक एसिड या वीक बेस को डिसोसिएट करने के काम आ जाता है, बताया था, सिंपल। तो ये ध्यान रखना है। टाइट्रेशन करोगे ना आप, लैब में जाओगे तो सिखाएंगे, अभी स्टार्ट हुआ होगा शायद लैब में जाना धीरे धीरे, डायरेक्टली बॉटल से डालने बोला था, है ना। नहीं, बोतल से डालने को बोला होगा ना, नॉर्मल होगा, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम, डाइल्यूट होगा वो तभी। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, डाइल्यूट कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन होगा तो हाँ। Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. Hello, sir. Hello, sir. क्लास एंड हो गया बेटा, ठीक है। ओके सर। सर हमें भी सुनने का मौका ओहो, दीजिए, दूसरा सर हम कोई और अकेले नोट अकेले देगी। बात कर रहे थे। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, सर वी sir. कैन लीव ना।